इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ में स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जताई गई चिंता सही है और देश के अंदर आर्थिक संकट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अजय राय ने प्रधानमंत्री पर विदेश नीति और घरेलू मुद्दों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकताएं गलत दिशा में हैं और जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर भी विवादित बयान दिए और कई आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने किसानों, महिलाओं और आम जनता की समस्याओं की अनदेखी का सवाल उठाया। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कल जो उन्होंने बात कही कि आज देश के अंदर आर्थिक तूफान आने वाला है, आर्थिक स्थितियां दिन प्रतिदिन खराब हो रही हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिलाकर रील बनवा रहे हैं और रील चलवा रहे हैं, पूरे देश में दिखा रहे हैं कि नहीं हम मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं। ये हम सबका दुर्भाग्य है और खास करके उत्तर प्रदेश काशीवासियों का, बनारस के लोगों का, जिन्होंने ऐसे बनारस जैसी बाबा विश्वनाथ की धरती से 3 बार मोदी जी को सांसद बनाया, जहां से लाल बहादुर शास्त्री जी, जहां से पंडित हमारे कमलापति जी, बनारस से संपूर्णानंद जी जैसे लोग इस देश और प्रदेश को जो बनाने का काम जिन्होंने किया, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था अन्न नहीं है तो एक समय लोग भोजन छोड़ दें, और खुद स्वयं उन्होंने उसका पालन किया। अपने भोजन छोड़ा, अपने परिवार को अन्न ग्रहण कराना छोड़ाया। फिर देशवासियों से अपील की, एक तरफ प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं सोना मत खरीदो। हमारे नेता आदरणीय दिल्ली एनसीआर में ईंधन की बढ़ती कीमतों और पुराने किराया ढांचे के विरोध में ऑटो, टैक्सी, ट्रांसपोर्ट वाहन और ऐप आधारित कैब ड्राइवरों ने 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और दिल्ली चालक शक्ति यूनियन ने 21 से 23 मई तक हड़ताल की घोषणा की है। ड्राइवरों का कहना है कि बढ़ती ईंधन कीमतों और ऐप आधारित कंपनियों के कारण उन्हें लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है। हड़ताल के दौरान वाहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। संगठन ने सरकार और संबंधित कंपनियों से पुरानी किराया प्रणाली को फिर लागू करने और ईंधन दरों में राहत देने की मांग की है। ईंधन की बढ़ती कीमतों, पुराने किराए ढांचे और ऐप आधारित कंपनियों के कारण हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए दिल्ली एनसीआर में ऑटो, टैक्सी, ट्रांसपोर्ट वाहनों और ऐप आधारित कैब ड्राइवरों ने 3 दिन के हड़ताल का आह्वान किया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और दिल्ली चालक शक्ति यूनियन ने 21 से 23 मई तक हड़ताल की घोषणा की है। हड़ताल को लेकर ड्राइवरों ने बताया कि सीएनजी और तेल की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी हो रही है कि उन्हें टैक्सी चलाने में घाटा हो रहा है। सीएनजी इतनी महंगी हो रही है और तेल भी इतना महंगा हो रहा है कि कह रहा हूँ कि गरीब आदमी क्या करेगा इसमें। वही सीएनजी के रेट के कम होने चाहिए और तेल के रेट कम होने चाहिए। पूरी रात भर काम करते हैं फिर भी जाके 500 रुपये नहीं बचते। उसमें तेल का खर्चा रहा, सीएनजी का खर्चा रहा, किस्त रही इसकी गाड़ियों की, ठीक है। शहर अगर तुम मेंटेनेंस मिला के रखो तो 500 रुपये भी नहीं बचते, पूरी रात भर काम करेंगे, ठीक है। अभी मैंने समझ 12 घंटे काम किया है तो कल तभी 500-600 रुपये सारे बचे हैं। दिक्कत बस यही है भैया, देखो पहले तो चलो किसी तरह मैनेज हो रहा था, एक तो वैसे ही अकाउंट खाली पड़े रहते हैं, टैक्सी ड्राइवरों के पास पैसे ही नहीं होते है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, अब ये इन्होंने पैसा बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे, डीजल पे, इस पे। अब कस्टमर से अगर पैसा बढ़ा के लें तो वहाँ दिक्कत है, कस्टमर तो पैसा देना नहीं चाहता ना ठीक से। और ओला उबर का इतना बुरा हाल है। चलो मैं तो खैर ओला उबर बहुत कम चलाता हूँ, ना के बराबर चलाता हूँ, मेरा हाउस स्टेशन का काम ज़्यादा है, लेकिन देखो ये भी अपने लोग ही हैं जो ओला उबर चला रहे हैं, है ना। तो दिक्कत परेशानी तो जो इनके पास है वो हमारे साथ भी है, क्योंकि देखो सीएनजी का बढ़ा दिया रेट, और हर जगह बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही है, वो हर जगह बढ़ा है। क्योंकि मेरे तो हाउस स्टेशन का ना मैं चारों तरफ घूमता रहता हूँ, तो ये हर तरफ ही है ये। तो देखो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अब, या तो देखते हैं, ये तो ऊपर वाला मालिक है।
मांग क्या है, यही कहते हैं सीएनजी वेनजी वगैरह ये महंगी हो गई, ग्रीन टैक्स डबल ट्रिपल हो गया, और कहते हैं एक गाड़ियों की कोई वैल्यू नहीं है अब तो। महंगाई बढ़ गई है हाँ, तो दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। दिक्कत हम लोगों को सबकी दिक्कत, गाड़ी वालों को सबको दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग चाहते हैं कि किराया बढ़ा दिया जाए और क्या, तनख्वाह बढ़े। तनख्वाह भी तो बढ़ेगी जब भाड़ा बढ़ेगा तो। आज मेरा ऐसी है, ये सीएनजी महंगी हो गया है, सब कुछ दिक्कत परेशानी, महंगाई इतना हो गया है, सीएनजी पेट्रोल सब कुछ महंगाई हो गया है। तो ऐसे में दिक्कत हो रहा है। ऐसे के हम लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो क्या चाहते हैं आप लोग, किराया बढ़ाया जाए, किराया बढ़ाया जाए, कुछ हम लोगों की सुविधा की जाए, तनख्वाह बढ़ाई जाए। तनख्वाह थोड़ा बढ़ाई जाए वैसे। हालांकि दूसरी ओर दिल्ली के कुछ इलाकों में ऑटो टैक्सी हड़ताल के खिलाफ नजर आई। दिल्ली टैक्सी और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने बताया कि हम इस हड़ताल को नहीं मानते, क्योंकि सरकार ने ट्रकों पर रोक लगाई है, इसलिए ट्रक चालक टैक्सी ड्राइवरों को महंगाई के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। 21, 22, 23 से बेसिकली ये ट्रकों की हड़ताल है और इन्होंने जबरदस्ती सीएनजी के दाम बढ़ने पे, क्योंकि इंटरनेशनल क्राइसिस है तो हमारे को अपने देश के बारे में भी सोचना है। पूरे वर्ल्ड में सीएनजी के दाम बढ़े, इन्होंने जानबूझ के टैक्सी वालों को भी अपने साथ मिला लिया अपने आंदोलन को मजबूती देने के लिए, तो बड़े गलत बात है। ट्रकों वालों के जो ऑर्डर थे डीजल ट्रक बंद होने के BS4 के, वो पिछले साल हो गए थे, तो पिछले साल से अब तक इन्होंने कोई आंदोलन नहीं करा इसके लिए बड़ा। लेकिन जब ये टाइम आ रहा है पास की 1 नवंबर को ट्रक बंद हो जाएंगे परमानेंट, तभी आंदोलन कर रहे हैं, तो हम इसकी खिलाफत करते हैं। और उसका मुहिम कारण ये भी है कि आज तक टैक्सी बस वालों के लिए या ओला उबर के ड्राइवरों के लिए इन्होंने जो ये हड़ताल कर रहे हैं, इन्होंने कभी साथ नहीं दिया, तो हमारी मजबूरी है कि हम भी इनका साथ न दें। बता दें कि 19 मई को पेट्रोल 86 पैसे और डीजल 83 पैसे लीटर महंगा हुआ था। इससे पहले 15 मई को भी पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर और सीएनजी में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। हरदोई में नगर अध्यक्ष रियासत खान की दुकान तोड़े जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना की जानकारी लेने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल उनके घर पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना किसी पूर्व नोटिस की कार्रवाई की है, जबकि संबंधित क्षेत्र नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आता है। इस दौरान सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व MLC राजपाल कश्यप ने प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन मनमानी कर रहा है। इसी बीच मौके पर एक महिला अपने बेटे के साथ पहुंची और रियासत खान पर व्यापार में 6 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया, जिससे माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आएगी तो उसका घर पक्का बन जाएगा, उसके बच्चे पढ़ जाएंगे। तो ये सरकारी नौकरी भी पक्की नौकरी नहीं देना चाहते हैं, ये चाहते हैं आउटसोर्स पे जाओ जहां आरक्षण भी नहीं हो और आउटसोर्स में शोषण हो। जहां पे नौकरी पक्की नौकरी में 1 लाख तनख्वाह मिलनी है, आउटसोर्स पे 10,000 और 15,000 पे शोषण करा जा रहा है। तो ये हर मोर्चे पे विफल सरकार है, इसका जाना तय है। और इस अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी चट्टान बन के खड़ी है और माननीय अखिलेश यादव जी चट्टान बन के खड़े हैं। जिस तरीके से 24 में इनको बैसाखी पे लाने का काम किया है और 27 में बीजेपी वेंटिलेटर पे जाएगी। झारखंड में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गद्दार टिप्पणी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कांग्रेस नेता पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद दे रही है और उनके नेतृत्व पर भरोसा जता रही है। आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को जब भी अवसर मिलता है वे प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने या उन्हें लेकर विवादित बयान देने से नहीं चूकते। लखनऊ नगर निगम मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवाल के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को सीज कर दिया है। यह कार्रवाई हाई कोर्ट के पूर्व आदेशों का पालन न करने पर की गई है। मामला वार्ड संख्या 73
फैजुल्लागंज से जुड़ा हुआ है, जहां निर्वाचित पार्षद ललित किशोर तिवारी को अब तक शपथ नहीं दिलाई गई थी, जबकि उनका निर्वाचन घोषित हो चुका था। आरोप है कि करीब 5 महीने बीत जाने के बावजूद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। इस मामले में सीनियर एडवोकेट गौरव मेहरोत्रा ने पक्ष रखा। जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस कमर हसन रिजवी की बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायालय के आदेशों का पालन अनिवार्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक पार्षद को शपथ नहीं दिलाई जाती तब तक मेयर के अधिकार सीज रहेंगे। इस आदेश के बाद नगर निगम प्रशासन में हलचल मच गई है। यहाँ पे टोटल बांग्लादेशी हैं। इनके आधार पुरुष तो लगभग भाग चुके हैं यहाँ से, महिलाएं हैं, घर खाली कर दिया है। इनके आधार चेक करने को कहा है। यहाँ जितने ठेले आए हैं सब मैंने नगर निगम को कहा कि सब ठेलियाँ ले जाए और खाली करें। 15 दिन का मैंने इनको समय दिया है, 15 दिन के अंदर अंदर आप खाली करें। नहीं दिखा, 1-2 लोग दिखा पाए, बाकी कोई दिखा नहीं पाया। नहीं हटते जा रहे हैं। देखिए हमारे संसाधन, हमारी नौकरियां, हमारे बच्चे जो नौकरियां करेंगे वो ये कर रहे हैं। हमारा बिजली, हमारा पानी ये इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन और राजस्व विभाग ने सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। अभियान के तहत तालाब और झील की जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की गई है। संभल तहसील क्षेत्र के बराही और रहटोल जैसे गांवों में राजस्व विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सघन पैमाइश कर अवैध कब्जों की पहचान की और उन्हें हटाया। जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में अस्थायी अतिक्रमण और अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तहसील संभल के ब्लॉक संभल में ही एक राजस्व ग्राम है बराही। यहाँ पर 2 घाटा संख्याएं हैं, एक तालाब और झील का। इन दोनों का जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में सभी हम लोग तहसील स्तर पर ये एक अभियान चलाकर जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनका चिन्हांकन करके यदि उनमें किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा है या नहीं है तो उसके दोनों तरह से हम लोग इसकी जाँच करके और एक तरह से उसके सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये हम लोग राजस्व ग्राम जो बराही है, यहाँ पर दोनों का रकबा तालाब और झील का मिला के लगभग 10 हेक्टेयर बनता है और उसी के संबंध में आज चिन्हांकन के लिए यहाँ। हमीरपुर जिले में NH 34 को लेकर लोगों का आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा। कानपुर सागर मार्ग, जिसे स्थानीय लोग खूनी हाईवे कहकर पुकारते हैं, पर डिवाइडर और सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं प्रदर्शन के लिए जुटे। अंबेडकर पार्क में बैठक के बाद प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट स्थित DM कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि जिलाधिकारी ने कार्यालय से बाहर आकर ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। इससे प्रदर्शनकारियों में नाराजगी और बढ़ गई। गुस्साए लोग वहीं DM कार्यालय के बाहर बैठ गए और घंटों तक विरोध प्रदर्शन करते रहे। हालांकि काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद भी ज्ञापन स्वीकार नहीं किया गया। अंत में प्रदर्शनकारी बिना ज्ञापन सौंपे ही वापस लौट गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक रवैयों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली NCR में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा, जिससे लोगों को तेज गर्मी और लू का सामना करना पड़ेगा। स्थिति को देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। नोएडा जिला अस्पताल में हीट कूल स्ट्रोक रूम की व्यवस्था की गई है। जिला अस्पताल के अपर जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टीकम सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने। थोड़ा सा बता देना आप मंत्रालय के भी इतने बेड जाना रहेंगे। दिल्ली NCR में लगातार भीषण गर्मी और हीट वेव का लगातार असर देखने को मिल रहा है। उसी को लेकर आज हम नोएडा के जिला हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जहां हीट वेव को लेकर और गर्मी को लेकर किस तरीके से लोगों को बचाया जाए, किस तरीके की तैयारियां जिला हॉस्पिटल की तरफ से की गई है। तो आप देख सकते हो, मैं जिला हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ हीट वेव को लेकर एक वार्ड यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर जो है सभी बेड यहाँ पर लगा दिए गए हैं और साथ ही आपको लेते चलूं अंदर, जिस तरीके से जो है तमाम यहाँ पर जो है चीजें कर दी गई है। लगातार जो गर्मी पड़ रही है, डॉक्टरों की तरफ से भी अपील की जा रही है आखिरकार गर्मी से बचाया जाए, और लगातार लोगों को किस तरीके की अपील यहाँ पर कर रहे हैं और लोगों से जो है पूरी तरीके से तैयारियां आप देख सकते हैं। पूरे यहाँ पर जो है मशीनें जो है लगा दी गई हैं, बेड जो है
सिंगल बेड यहाँ पर लगा दिए गए हैं, 10 से 15 बेड यहाँ पर अंदर लगा दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि आखिरकार जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उस गर्मी से किस तरीके से लोगों को बचाया जाए और लगातार जो लोग आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो। लगातार यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ भी लगा रख दिया गया। हमारे साथ में कुछ नर्सिंग स्टाफ है। मैडम, जिस तरीके से आज हीट वेव को लेकर गर्मियां पड़ रही है और लगातार जो गर्मी है उसको देखते हुए पूरी तरीके से एक जो है हीट वेव का रूम तैयार यहाँ पर कर दिया गया, किस तरीके के यहाँ पर डॉक्टर से उपलब्ध रहेंगे आपके पास? हमारे पास डॉक्टर हमेशा 24 आवर्स उपलब्ध रहते हैं और नियम में ये इमरजेंसी वार्ड भी है। हीट स्ट्रोक के लिए अलग से एक डॉक्टर है, डॉक्टर XK गुप्ता सर हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, अपनी सुरक्षा अपनी हाथों में है। जैसे गर्मी पड़ रही है तो लोग 8 से 10 बजे तक अपने काम खत्म करें और 5 बजे के बाद निकलना शुरू करें। और जितना अगर बहुत जरूरी है तो सूती कपड़ा और भीगे कपड़े लपेट के और ड्रिंकिंग वाटर, नींबू पानी ये सब अपने हाथ में लेके चलें, बहुत जरूरी है। एनसीआर में भीषण गर्मी और हीट वेव लगातार जारी है। बातचीत करने के लिए डॉक्टर कंपनी पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिस तरीके से लगातार गर्मी जो है एनसीआर में पड़ रही है, किस तरीके की जिला हॉस्पिटल की तरफ से अभी तक तैयारी की गई है? देखिए, हम भी जान रहे हैं कि गर्मी बहुत बढ़ रही है और गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बीमारियां बढ़ जाती है। अब बात अगर हम अपनी तैयारी की करते हैं तो इसके रिगार्डिंग 2 तरह की तैयारी हमने की है। एक, अगर कोई व्यक्ति पेशेंट हो जाता है हीट स्ट्रोक का तो उसके रिगार्डिंग हमारी तैयारी अलग है। और दूसरा, हमारी तैयारी ये है कि भाई किस लोगों को जागरूक करने की, बल्कि किस तरह से हम इन चीजों से बच सकते हैं। अगर हम बात करें एक मेडिकल सेटअप के रिगार्डिंग, तो हमने अपने जो छोटे अस्पताल जो PSC के हैं या CSC के हैं उस लेवल पर भी और जिला अस्पताल लेवल पर भी सब जगह एक कोल्ड रूम बनवाए हैं। कोल्ड रूम का मतलब होता है कि भाई एक ऐसा कमरा जो स्पेशली जो गर्मी से पीड़ित जो पेशेंट है उसके लिए ही है। आप ये समझो कि अभी एक थीम भी चली थी कि पहले कोई पेशेंट यदि हीट स्ट्रोक से प्रभावित हो गया, अब हम क्या काम कर रहे हैं कि उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, पहले उसको ठंडा करना है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट करना है। तो उसी तरह से ये है कि कोल्ड रूम बनाए गए हैं। तो कोल्ड रूम में ये है कि प्रॉपर AC, कूलर और जितने भी मेडिसिन जो होती हैं, जो अच्छा मेडिसिन की बात करें तो हम अभी हीट स्ट्रोक की मेडिसिन की बात नहीं करते। फतेहपुर में लगातार बढ़ते तापमान और हीट वेव अलर्ट के बीच नगरपालिका परिषद ने आम जनता को राहत देने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। मौसम विभाग और शासन की चेतावनी के बाद शहर के प्रमुख बाजारों, चौराहों और व्यस्त सड़कों पर राहत व्यवस्था को मजबूत किया गया है। नगरपालिका द्वारा शहर में 22 अस्थायी प्याऊ लगाए गए हैं और 14 वाटर कूलर भी संचालित किए जा रहे हैं, जिससे राहगीरों को शुद्ध और ठंडा पेयजल मिल सके। इसके अलावा वाटर स्प्रिंकलर के माध्यम से मुख्य बाजारों और सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, जिससे धूल और गर्म हवाओं से राहत मिल रही है। दोपहर की तेज धूप में यह व्यवस्था लोगों के लिए काफ़ी राहतदायक साबित हो रही है। अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि हीट वेव के दौरान यह अभियान लगातार जारी रहेगा और जनता की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हमने 22 स्थानों पे अस्थायी हमने प्याऊ लगवाए हैं और इसके अलावा शहर में हमारे 14 वाटर कूलर लगे हुए हैं, जिससे शीतल पेयजल लोगों को उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा जो हीट वेव का अलर्ट आ रहा है और मौसम जितना गर्म है, इसको देखते हुए हम लोग स्प्रिंकलर के माध्यम से छिड़काव करा रहे हैं। जो भी हमारे तिराहे चौराहे हैं या मार्केट की एरिया है, उस एरिया में हम स्प्रिंकलर के माध्यम से छिड़काव करा रहे हैं, जिससे वातावरण में थोड़ी सी नमी उत्पन्न होती है और लोगों को राहत मिलती है। कुछ शीतल पेयजल की व्यवस्थाएँ जहाँ पर की गई हैं उन मशीनों को बहुत कर दिया है। देखिए, अभी गर्मी शुरुआत होने से पहले जो है हमने यहाँ 4 वाटर कूलर हमारे पुराने थे और 10 वाटर कूलर हमने अभी साल भर के अंदर लगवाए हैं। तो जो पुराने वाटर कूलर थे उसमें जो एक जगह जो है खराबी मोटर जलने की या पानी ठंडा न करने की आ रही थी, उसका हमने सर्विस करा करके वर्तमान में चालू करा दिया। जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के उत्तरीजपुर गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां मोबाइल टावर पर चढ़े युवक की नीचे गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान श्री प्रकाश यादव के रूप में हुई है, जो जमीन विवाद और सीमांकन में गड़बड़ी के आरोप को लेकर नाराज था। युवक करीब 3 घंटे तक टावर पर चढ़ा रहा और प्रशासन को मौके पर
बुलाने की मांग करता रहा। इस दौरान पुलिस और ग्रामीण लगातार उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे। काफ़ी देर तक चले मान मनोबल के बाद जब वह नीचे उतरने लगा तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल अवस्था में उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा में दीपक हत्याकांड मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने कुछ ही घंटों में मामले का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में घायल आरोपियों की पहचान हर्ष और जगत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि जांच जारी है और अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। दिनांक 20/5 की रात्रि में लगभग 9:30 बजे थाना इकोटेक 3 अंतर्गत ग्राम बेतपुरा के बाहर ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति दीपक नागर की हत्या हो गई है। इस प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए इस घटना एवं षड्यंत्र में शामिल 4 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आज ये सूचना प्राप्त हुई कि डी पार्क सर्विस रोड जयपुरिया स्कूल के निकट इस घटना के मुख्य आरोपी जगत एवं हर्ष राधे अपने एक सहयोगी एवं घटना के मुख्य अभियुक्त प्रीत का इंतजार कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम वहां तत्काल पहुंची, उन्हें चेक करने का प्रयास किया और उन्होंने पुलिस को लक्ष्य करके फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की और मौके पर जाकर देखा तो 2 व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े हैं, जिन्होंने अपना नाम हर्ष और राधे एवं जगत बताया। इनके कब्जे से मौके से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद हुए। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। उन्होंने स्वीकार किया कि ये इस घटना के मुख्य आरोपी प्रीत का इंतजार कर रहे थे और इस घटना में शामिल थे। इस प्रकरण में अन्य साक्ष्य संकलन विधिक कार्यवाही शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।